गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप लोग को ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है, उसका नाम है मृदा संसाधन। संसाधन चैप्टर में पहला में केवल संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन का नियोजन क्या है, संसाधन का संरक्षण क्या है, और पूरे बुक का कुछ मेन टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई है। अब सेकंड चैप्टर चालू करते हैं, मृदा संसाधन। संसाधन का डिफिनेशन से तो आप लोग को ये क्लियर हो गया है जो संसाधन क्या होता है। अब लेकिन मिट्टी हम लोगों के लिए कैसे संसाधन है, तो मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं और कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मिट्टी का कितना क्षेत्र है, कौन मिट्टी में कौन फसल उगाए जाते हैं। अब इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ना है। अगर आप लोग ध्यान बना करके रखेंगे, सभी आदमी को हाफी हो रहा है, समझे। जो आदमी को ज़्यादा हाफी हो रहा है वो आदमी थोड़ा आँख पर पानी झोंक लीजिए, आपका शरीर एकदम टंच हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा अगर जो आदमी को ज़्यादा नींद लग रहा है, घर पर भी अगर नींद नहीं खुल रही है और आप पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन आपको नींद मजबूरी में डाल रही है, तो सौंफ खाना चालू कर दीजिए। हाँ, सौंफ, हरा वाला जो सौंफ आता है, मिश्री मिला करके और हमेशा, ठीक है, मुंह में रखा रहिए, चिबाते रहिए, ठीक है, चिबाते रहिए। इससे आपका पाचन तंत्र भी सही होगा, समझ गए, आपका पाचन तंत्र भी सही होगा और आपको नींद भी कम लगेगा। बाबू अभी जो समय है आप लोगों के लिए एक एक पल का महत्व है, ठीक है। आज मॉर्निंग में ये लोग का आधा घंटा से अलार्म बज रहा था, बउआ उठो ना, लेकिन ये लोग नहीं उठ रहे। तब हार करके हमें इस रूम में आना पड़ा, मोबाइल से परेशान हो करके। तो मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, या तो अंदर से अगर आप में चीटिंग होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर ईमानदारी में अगर होगी तो वो आपके नींद है। नींद में आने के बाद कोई भी आदमी कहाँ चला जाता है थोड़ी पता चलता है। तो इस गहरा नींद को अब थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक ना। इसलिए थोड़ा अगर ज़्यादा लग रहा है तो आंख धो लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं मिट्टी संसाधन के बारे में। मिट्टी हम लोगों के लिए कैसे संसाधन है, मिट्टी का क्या क्षेत्र है और कौन कौन से मिट्टी हैं उसके बारे में। कहता है भूमि प्रकृति संसाधन है, कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन, जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण ही इसे भूमि संसाधन कहा जाता है। भारत में भूमि का स्वरूप, मैदान जो है वह 43% है, पर्वत जो है भूमि यानी जमीन पर वो मैदानी इलाका जो है 43 है, पर्वत आपको 30 है और पठार आपको 27 है। तो कितने हुआ बउआ, 43 और 7 50 20 70 30 100। अगर भूमि को 100 भाग अगर लिया जाए 100, तो उसमें से मैदान में कितना गया 43, पर्वत में 30 और पठार में 27, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए। कहता है मैदान कृषि एवं उद्योगों के लिए उपयोगी है, पर्वत 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया करती है। अब पठार में खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष संचित होते हैं। मृदा असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा नवीकरणीय प्रकृति संसाधन है। मृदा का निर्माण के कौन कौन से कारक हैं, सो देखिए, उच्चावच या धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, ठीक है, कण और समय, ये सब मिल करके आपके मृदा का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं मृदा में, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ का जीता जागता एग्जाम्पल आप घर पर देखते होंगे। जो सफाई कर लेते हैं और सफाई करके जो फेंकने के लिए जाते हैं, यानी बोहारन जिसको कहते हैं, बार बार जहाँ पर जमा करते हैं, क्या वहाँ पर थोड़ा ढेर बन जाता है ना, और मिट्टी का वहाँ पर ढेर बन जाता है। इसका मतलब है जो अपशिष्ट पदार्थों से मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए हमारे घर पर रोटावेटर लगाते लगाते कितने मिट्टी जमा हो जाता है, सो ठीक है, 15 दिन 10 दिन 1 महीना पर वो मिट्टी को लेकर के फिर पलाश दिया जाता है अलग। वो मिट्टी उतना टिकाऊ नहीं होता है, लेकिन मिट्टी तो है, ठीक है। देखिए कहता है मिट्टी के प्रकार में एक है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं बाबू, 6। अब बारी बारी से सब मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। आपके चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक यही है। कहता है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग धुंधला से लेकर के लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर।
पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। खादर, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, यानी पतला मिट्टी होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फॉस्फेट, फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है। जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों द्वारा, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, उसके द्वारा ला करके बनाया गया है। राजस्थान एवं गुजरात में भी संकरी पट्टी यानी एक पतला भाग, ठीक है, आपको किसका पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। अब है जलोढ़ मिट्टी के बाद है काली मिट्टी। कहता है काली मिट्टी का रंग काला एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है। आपका एक ये भी क्वेश्चन है, जो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। दूसरा है काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी का फैला हुआ मतलब भाग है। काली मिट्टी को रैगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी रहती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से है। यही कारण है, यानी दक्षिण भारत इसको कहिए। दक्षिण भारत में आपको गन्ना की खेती ज़्यादा की जाती है, तंबाकू की खेती की जाती है। क्यों की जाती है? कपास की खेती की जाती है। काली मिट्टी, और काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा ऐसी उपजाऊ मिट्टी है जिसमें नमी की मात्रा ज़्यादा लंबी समय तक बना रहता है। ठीक है, काली मिट्टी कब हो गया? कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल एवं पीली मृदा में लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी में जलयोजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। 3 गो हो गया, कौन कौन? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में तनिया और देखते हैं। लाल एवं पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार का पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उड़ीसा में हम ये मिट्टी देखें, बिल्कुल एकदम रोड लगेगा आपको लाल टाइप का, उन्हें होता है कत्था, उस टाइप का पूरा एकदम चारों तरफ मिट्टी। भुवनेश्वर में जब हम गए थे पॉलिटेक्निक वाला एडमिशन में, रोड किनारे, ये मिट्टी टिकाऊ भी नहीं होता है। ये मिट्टी टिकाऊ भी नहीं है, मतलब जैसे पानी आया तो बह जाएगा। हाँ, मतलब रोड पर बह जाएगा और फिर थोड़ा देर के बाद धूल से चलने लगे, मतलब धूल आ जाएगी, धूल से फिर जम जाएगा, पूरा चारों तरफ लाल टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा टाइप का। इसमें थोड़ा गहरा, यानी ऐसे कहिए ना, ये ईंट का जो कलर होता है ना, उस टाइप का होता है। जैसे अपने यहाँ भी रोड पर ना राबिश देता है, वो मिट्टी का कलर है वहाँ का। समझ गए ना? कहता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटर के शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। भारत में लेटराइट मृदा का निर्माण 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, यानी नहीं के बराबर में होती है। दिखाई दे रहा है ना मिट्टी? ठीक है, हाँ, इस पर खेती नहीं होते। ये आपको झारखंड में देखने के लिए मिलता होगा, जब बाबा धाम जाते होंगे तो दिखाई देता है। कौन चीज़ से? बाई ट्रेन या 4 व्हीलर? 4 व्हीलर से। फिर भी तो आप अगर रोड से गए होंगे तो देखे होंगे, और बहुत छोटे थे तब ध्यान में नहीं होगा। हम जो गए हैं, हमें गाड़ी लगती है उससे, समझ गए ना, उल्टी वगैरह हो जाता है। फिर भी हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा चाहते हैं। बीच में एक जगह मिला था जिंदा पहाड़, समझ गए ना, तो उससे जो पानी बह रही थी, हम ड्राइवर को कहे भाई रुकिए, लाख उल्टी होता है लेकिन इस पानी को देखा जाए। पानी को हम हाथ पर लिए, एकदम पूरा लगता था जो हाँ क्लीन है पूरा पानी, पहाड़ से जो पानी निकल रहा था सो हम देखे थे। और अभी जो ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो अब तो समझिए रहे, जब रास्ता में पूरा खाली मृत पहाड़ मिलता है, कहीं पर छोटा छोटा चट्टान टाइप से गिरा हुआ रहता है, लेकिन हाँ पूरे चारों तरफ यही मिट्टी एकदम सेम ऐसे ही दिखाई देगा। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, एकदम धुआं धुआं टाइप का यहाँ भी लग रहा है। हरियाली में अगर कभी जाइएगा तो देखने के लिए मिलेगा। सोचे हुए थे जो जाते इसी संडे को, लेकिन संडे को तो जाना है, फिर दल सिंह सराय वाला मीटर आ गया है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए क्या बजे अंदर में मंदिर में, हाँ होता है, एक बार धक्का देता है कि 20 गो 25 गो 50 गो 100 आदमी अंदर। हम लोग जो गए थे रास्ते में, हम दोनों आदमी एक थे, अंदर में कखनी धकलाया ये पता नहीं, और अंदर से हम बाहर कब गए मुझे खुद पता नहीं।
एक धक्का में हम गेट पर थे, दूसरा धक्का में हम बाहर थे, हम चारों तरफ देख रहे थे भाई आलोक कहाँ है। ठीक है, आलोकों ने दिखाई दिया, बाहर आलोक निकला तो कहा सर आप कब आए, हम कहे तू कहाँ था। ठीक ना, हो जाता है, इतने भीड़ रहता है वहाँ। चलिए, हिंदू का है, अगर कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा। कहता है लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटराइट मृदा में चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। ये तो दिखाई दे रहा है बबूल का पेड़ है, इससे तो क्लियर हो गया ना। कहता है मरुस्थलीय मृदा शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में खेती नहीं के बराबर में किया जाता है। जैसे आपको लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में भी तो खेती नहीं के बराबर में किया जाता है, लेकिन खेती किया जाता है तो काजू का खेती किया जाता है, समझते हैं ना। 1400 रुपये केजी, 1500 रुपये केजी देता है काजू, ओकर खेती किया जाता है। उसी प्रकार से मरुस्थलीय में देखिए कौन कौन खेती है। कहता है क्या मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था करके कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। कौन चीज? कपास भारत का तो समझवे करते हैं, निर्यातक है तो यहाँ से निर्यात किया जाता है। बहुत अच्छा भारत में खेती किया जाता है इसका, तो सब राज्य में तनिया तनिया किया जाता होगा कि हाँ, अपने यहाँ भी किया जाता है। आइए, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा के ढलान पर फलों के बगान एवं नदी घाटी में चावल का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में, समझ गए। ये पर्वतीय मृदा में भूमि उपयोग को निम्न वर्गों में बांटा गया है। वन विस्तार के लिए कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से न हुआ हो, वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त वह प्रति भूमि जहां 5 वर्षों से अधिक खेती भी नहीं हुआ हो, शुद्ध बोया गया भूमि। ठीक है, ये जो टॉपिक है भूमि को बांटा गया है, वो होता है ना, जैसे अपने लोग के पास में जमीन अगर है तो जमीन में कहते हैं कि अरे घर वाला जमीन का चर्चा नहीं कर, ये गाछी है गाछी वाला जमीन का चर्चा नहीं कर, मुझे प्रति प्रांत है ओकर चर्चा नहीं कर, है तो मेरा ही जमीन लेकिन वो जमीन का चर्चा नहीं कर, उपजाऊ कितने जमीन छो ओकर बात कर, मतलब समझ रहे हैं ना। तो वो आपको जमीन का प्रकार दिया है यहाँ पर। आगे कहता है क्या, भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं, एक है भौतिक कारक और एक है मानवीय कारक। भू आकृति, जलवायु तथा मृदा में भी तो मान लीजिए भूमि का उपयोग किया जाता है ना, और मानवीय कारण यानी मानव अपने ठीक है जीवन यापन के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता में या जनसंख्या घनत्व का मतलब कि घर बनाने में, समाज का निर्माण करने में या संस्कृति एवं परंपरा में भी लोग भूमि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। कहता है भूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत तथा चीन अधिकृत भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, ये किताब के अकॉर्डिंग, लेकिन आप तो पूरा 100% हो गया अपना। ठीक है, दूसरा, भारत के कुल क्षेत्र का 54% भूमि कृषि योग्य है, यानी 100 में से मात्र 54 है। 54 का मतलब समझते हैं ना कितने, 46% भूमि कृषि योग्य अभी भी नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में कृषि की जाती है। देखिए, कृषि के मामले में बिहार का जो कहिएगा पॉपुलर चीज वो नहीं है। बिहार में केवल सब्जी का खेती किया जाता है। बिहार सबसे गंवार राज्य कहिए सब कुछ में। अरे अब ऐसे कहिएगा तो अपने समस्तीपुर की बात करते हैं, क्या समस्तीपुर में कम सब्जी का खेती होता है? बाहर के मतलब वो व्यापारी लोग आते हैं अपने यहाँ सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन यह इकोनॉमिक्स की दृष्टि में यानी ज्योग्राफी के दृष्टि में इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जैसे क्या अपने यहाँ गेहूं की खेती नहीं की जाती है? गेहूं की तो अच्छा खेती की जाती है, लेकिन माना जाता है पंजाब और हरियाणा। क्या अपने यहाँ चावल की खेती नहीं की जाती है? लेकिन चावल की खेती अपने यहाँ कम, पंजाब में हरियाणा में ज़्यादा किया जाता है। मक्का का खेती क्या अपने यहाँ नहीं किया जाता है? लेकिन महाराष्ट्र को लिया जाता है ज़्यादातर, है कि नहीं? तो कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, यानी जीव को उपयोग यानी जीवन के उपयोग के लिए हम लोग केवल उपजाते हैं। वो लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से उपजाता है, इसलिए वो लोग का नाम लिस्ट में है और बिहार का नाम नहीं है। ठीक है, अब कहिएगा सर हमरो तो बिके है आलू सब साल।
अरे आलू बेचते हैं तो 5 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल ना बेचते हैं। और मकई का जो अपने इधर खगड़िया इधर किया जाता है, एक एक आदमी के पास में निकलता है 200 कुंटल 300 कुंटल एक किसान के पास। तो वो हुआ व्यापारिक दृष्टिकोण से। अपना के यहाँ होता है बहुत अगर हुआ तो 20 कुंटल 25 कुंटल 30 कुंटल तक अपना लोग बेचते हैं, है कि नहीं। कहता है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए क्षेत्र के 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है। वर्तमान में 20% भूभाग पर वन विस्तार है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो पहला एक है भू संरक्षण, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। देख रहे हैं ना, बदल जाता है, यानी मिट्टी का कटाव जो हो जाता है वही है भूक्षरण। आपको मिट्टी का कटाव, हाँ कह सकते हैं। गुरुत्व बल के प्रभाव से पृथ्वी उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ विविध प्रकृति कारकों जैसे गतिशील जल, पवन, हिमानी और सामुद्रिक लहरों के द्वारा मानवीय अनुक्रिया जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग आदि के कारण भूक्षरण होता है। नहीं, जैसे मान लीजिए मवेशी है तो देखते होंगे बकरी को, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बकरी को लीजिए। अगर बांध देते हैं तो नचते नचते मिट्टी को हल्का कर देता है, वहां पर धूल बन जाते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ पवन, हवाएं भी जैसे अभी चल रहा है, हवा चल रहा है, आप अगर दोपहर के समय में अगर आते होंगे कोचिंग तो कुछ ना कुछ आपके शरीर पर डस्ट पड़ जाता होगा। अजीब टाइप का बन गया है अभी माहौल। धूप में जाइएगा तो धूप लगता है, ठंडा में आते हैं अगर छाया में तो ठंडा लगता है, अब बाहर में अगर निकलते हैं तो धूल भरी हवाएं चल रही है। अभी तो थोड़ा कम, थोड़ा दिन के बाद ज़्यादा लगेगा। अगर अब बाहर से अंदर आइएगा तो अजीब टाइप का आपका चेहरा लगेगा, और सबसे ज़्यादा आँख में ज़्यादातर पड़ता है। ठीक है, तो ये सब भूक्षरण के कारण है। नोट, हाँ चश्मा लगाइएगा। खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ देने के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा में वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को प्रभावित किया है। ठीक है, आगे तनिया और है आपको इस चैप्टर में तन के और कहता है भूक्षरण फिर से दिया है। मिट्टी के कटाव को रोकना तथा मिट्टी के उत्पादकता को बढ़ाना भू संरक्षण कहलाता है। देखिए वहां पर भूक्षरण था, यानी मिट्टी कट गया। अब मिट्टी कट गया तो मिट्टी का बचाव करना जरूरी है ना, तो मिट्टी के कटाव को रोकना ही भू संरक्षण कहलाता है। और इसके लिए क्या क्या किया जाता है, सो देखिए फसल चक्रण के द्वारा, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई के द्वारा, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि के द्वारा, रसायन का उचित उपयोग के द्वारा, जल क्रांतता, अति सिंचाई के कारण भूमि में अत्यधिक जल का जमा हो जाना जल क्रांतता कहलाता है। ये आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, समझ गए ना। हाँ, समुच्च जुताई, पहाड़ी क्षेत्रों में अपर्दन को रोकने के लिए खेत की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, इसे ही समुच्च जुताई कहते हैं। ये आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन है। हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। कहता पट्टिका कृषि, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करना पट्टिका कृषि कहलाती है। 2 खाद्यान्न फसलों के बीच दलहन या तिलहन का फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है। इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है। अब देखिए फसल चक्रण का ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं, खेतों में फसल को बदल बदल कर लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। अब आपको चालू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ये देख रहे हैं रेगुलरिटी ऊपर में बतलाए हैं। एड्रीनल, ये आपको नहीं था, ये थोड़ा किताब से बाहर से कर दिया है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? एड्रीन। ठीक है, एंड्रीन। अब देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आप लोग को कल है सुनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कल रहेगा सुनने के लिए। देख लीजिए कहां से, हाँ यहां से ये पूरा, और उसके बाद ये अभी केवल ये आपको अति लघुत्तरीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत रखिए इसको। ठीक है, यहां से है लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न के बाद होगा फिर इसमें भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन तनिए ज्यादा है, लेकिन ये कल के लिए आप लोग को दिया जा रहा है। ये आज नहीं सुना जाएगा, कल सुना जाएगा। अरे देखिए कहा जाता है जो चीज अगर मन से पढ़ लीजिएगा ना, थ्योरी को मन से पढ़ लीजिएगा, उसका क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत होता है बच्चा को जो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं उनको। ठीक ना, तो ये भी चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम आप लोग को ठीक है द्विघात समीकरण का थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं। तत्काल के लिए बाय।